सत्ता में है बीजेपी और उस बीजेपी शासित राज्य में बीजेपी का ये सुपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस ने। जी हां, आज की बड़ी खबर दिखाऊंगा और ये खास बात यह है कि जो खबर मैं आपको दिखाऊंगा वो गोदी मीडिया का एक चैनल आप तक नहीं पहुंचा रहा होगा। वजह कांग्रेस की जीत है ना। हाँ, राहुल गांधी कहां है, जर्मनी में क्या बोल रहे हैं, ये हो गया है, यहां देश में संकट है, राहुल गांधी ये चले गए, राहुल गांधी वो घूम रहे हैं, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, इस पर बड़ी बड़ी फेंकने वाले मिल जाएंगे। लेकिन आपको ये नहीं बताएंगे बीजेपी शासित राज्य में बीजेपी का सुपड़ा एक झटके में कांग्रेस ने साफ कर दिया। शानदार जीत हुई है, सारे पदों पर काबिज हो गई कांग्रेस पार्टी और इसने तगड़ा झटका दिया। लेकिन तगड़ा झटका वही नहीं है, एक और बीजेपी शासित राज्य में झटका है। झटका इस बात का है कि अब गठबंधन की गांठें खोलने लगी है सहयोगी एनडीए के, यानी एनडीए का घटक दल इस समय कांग्रेस के संपर्क में है, नाराजगी चरम पर है और सरकार अस्थिरता के जो दौर में पहुंच गई है। कहां का मसला है वो भी दिखाऊंगा आपको। ये भी की एआईएमआईएम ने भी इतिहास रचा, एआईएमआईएम की जीत भी बहुत जबरदस्त है, लेकिन उस पर भी गोदी मीडिया कुछ नहीं बोलेगी। अगर कोई राज्य का डिप्टी सीएम जज को बताने लग जाए, न्यायालय को बताने लग जाए कि जल्दबाजी में आप फैसले ले रहे हैं, हड़बड़ी कर रहे हैं फैसले लेने में, तो जी हां, यही काम किया है बीजेपी शासित राज्य के एक डिप्टी सीएम ने, जो आदेश दे रहे हैं कि फैसले कैसे, कब और किस तरीके से लेने चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, सुनवा दूंगा आपको। और सीजीआई भी आग बबूला हो गए। मसला बीजेपी शासित राज्य से ही जुड़ा है और एक मामला दर्ज करने की, केस शुरू करने की बात उन्होंने कही है। और जाते जाते कई और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं। कौन कह रहा है कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, सुन लीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर के साथ एक बड़ी खबर निकल कर आई। दरअसल आपको पता है गोवा में सत्ता में बीजेपी है, इंडिया गठबंधन की खबर है कि गोवा में सत्ता में न रहने के बावजूद कई कांग्रेस के जिला पंचायत उम्मीदवारों ने भाजपा को हराते हुए जीत दर्ज की है। यह बड़ी खबर, कांग्रेस उम्मीदवार कारमेलिना फर्नांडिस ने नॉर्थ गोवा जिले की कलंगुट जिला पंचायत सीट पर जीत दर्ज की। यह एक शानदार जीत दर्ज की गई है और ये नहीं, सभी जिला पंचायत पदों पर जीत दर्ज की है, जो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है। आपने तो देखा ही है महाराष्ट्र के अंदर क्या किया था। निकाय चुनाव हुए, 100 सीटों पर निर्विरोध बीजेपी के प्रत्याशी जीत गए और इस जीत को बताया नहीं कि निर्विरोध जीते, कैसे जीते हैं, यह बताया ऐतिहासिक जीत, ये जलवा वो जलवा। गोदी मीडिया इस पर भी बता देते, कांग्रेस की शानदार जीत पर बता देते, जहां कांग्रेस ने बीजेपी शासित राज्य में ही बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। कोई पूछने वाला तक नहीं है। यह हालात पैदा हो गए गोवा के अंदर। गोवा में इस जीत के लिए बहुत 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 मशक्कत की गई थी बीजेपी की तरफ से, लेकिन कांग्रेस ने आखिरकार, जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया और आखिरकार जीत हुई है। और जीत भी क्यों होती है आपको तो मालूम ही है। जिला पंचायत के जो चुनाव होते हैं वो बैलेट पेपर से होते हैं। अब यह कहेंगे कि बैलेट पेपर, हाँ, ईवीएम से चुनाव हो तो बीजेपी जीतती ही जीतती है, लेकिन जब बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो बीजेपी हार क्यों जाती है, ये तो सवाल है ना। निर्विरोध अगर महाराष्ट्र में भी नहीं जीतते तो उनकी जीत का ढिंढोरा गोदी मीडिया नहीं पीटती। चलिए आगे अगली खबर दिखाता हूं। एक और खबर निकल कर आई है। ये खबर आई है महाराष्ट्र से, गोवा से सटे महाराष्ट्र से एक बुरी खबर, खासतौर पर महायुति के लिए। आपस में सिर्फ फुटबॉल चल ही रही है। इन सब के बीच खबर है कि शरद पवार के भतीजे जो अलग हुए थे और उन्होंने एनसीपी अजित पवार के नाम से पार्टी बनाई थी और फिलहाल मौजूदा वक्त में देवेंद्र फडणवीस की सरकार में डिप्टी सीएम है, वो अब अलग होने जा रहे हैं। जी हां, कांग्रेस के संपर्क में। खबर क्या, महाराष्ट्र में आगामी पुणे नगर निगम चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। दरअसल पुणे सीट पर मेयर पद को लेकर बीजेपी में और खास तौर पर अजित पवार में ठनी हुई है। बीजेपी ने इसे फ्रेंडली फाइट कह दिया, यानी कि पुणे सीट पर किसी भी कीमत पर वो महायुति का संयुक्त प्रत्याशी नहीं उतार रही, वो अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है और इसे लेकर नाराजगी चरम पर। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पुणे नगर निगम चुनाव को लेकर अजित पवार अब कांग्रेस से संपर्क साध रहे हैं। खबरों के मुताबिक अजित पवार ने पुणे नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस नेता सतेज पाटिल को फोन कर गठबंधन का प्रस्ताव दिया। सूत्रों का यह भी कहना है कि इस बातचीत में अजित पवार ने कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे और संयुक्त रणनीति पर विचार विमर्श का प्रस्ताव भी रखा है। खबर यह भी है कि अजित पवार अब भाजपा से अलग रास्ता होने का रास्ता तलाश रहे हैं। फिलहाल अजित पवार की इस पहल ने महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरणों की अटकलों को जरूर हवा दे दी है, जबकि कांग्रेस अपनी सीटों की संख्या और महाविकास अघाड़ी में शामिल सहयोगियों के साथ चर्चा के बाद ही फैसला लेगी। भी कहा जा रहा है पहले हम बातचीत कर लें। अब एक और खबर है, महाराष्ट्र में नगर परिषद का चुनाव हुआ, हमने आपको दिखाया भी था। अब वहां पर एआईएमआईएम ने शानदार जीत दर्ज की है। बिहार के बाद महाराष्ट्र से एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए खुशखबरी आई। बस ये खुशखबरी कहीं मातमी आवाजों में
गुमसी ना हो जाए, इसीलिए खबर आप तक पहुंचाना। ये मातमी आवाज है, खास तौर पर वो तमाम गोदी मीडिया के एंकर्स के स्टूडियो में है। यहां पर हर बार जीत पर जश्न तभी मनेगा जब बीजेपी जीतेगी, वरना हालत तो आप देख रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र नगर परिषद में चुनाव में एआईएम ने जीती 81 सीटें, एक मेयर भी बना, उनका इनकी पार्टी का एक मेयर भी बन गया। अब अंदाजा लगाइए कहां हालात जाकर पहुंचे हैं। और अब आज चलते हैं आपको लेकर डिप्टी सीएम के इस बयान पर, जरा सुनिएगा क्या कह रहे हैं। डीएम साहब, आपने कोर्ट में भी दाखिल किया है, नहीं उस जज के बारे में भी लिखिए कि वो जज ने माननीय न्यायालय में इतना जल्दी कैसे, चीफ जस्टिस के पास भी उसकी डिटेल जानी चाहिए। आप एडवोकेट जनरल से, प्रधान सचिव बात करेंगे कि इतना जल्दी हड़बड़ी में जजमेंट कैसे आया, क्या इंटरेस्ट था, ऊपर से कोई अवतरित होकर नहीं आ रहे हैं। गलत करेंगे तो कोई भी रहेंगे, उन पर प्रश्न उठेगा, उनकी समीक्षा होगी। अब डिप्टी सीएम जजों की समीक्षा करेंगे, यह भी एक नया नियम निकल कर आने वाला है, समझ लीजिए। अब तक तो चुनाव आयोग के लिए था कि चुनाव आयुक्त तो जैसे चुना जा रहा है, आपको पता ही है। फिर यह आया कि चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं करा सकता, कोई शिकायत नहीं दर्ज करा सकता। वो भी ठीक, जो चुनाव आयुक्त ने कह दिया, बीजेपी जीती तो जीती, कोई नहीं बोलेगा। अब डिप्टी सीएम, अब आप समझिए बीजेपी क्या कर रही है, न्यायालय को कंट्रोल करने का काम है क्या? क्योंकि अगर ये कह रहे समीक्षा की जाएगी, जजों की समीक्षा डिप्टी सीएम करेंगे, सरकार समीक्षा करेगी किसी भी राज्य की, गजब हिसाब किताब चल रहा है देश के अंदर। आइए अगली खबर देखिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत साहब, जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने कहा कि हमारे लिए चौंकाने वाली बात है कि उत्तराखंड राज्य और उसके अधिकारी मूक दर्शक बनकर बैठे हैं। उत्तराखंड बीजेपी शासित राज्य, जबकि उनकी आंखों के सामने जंगल की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। इसलिए हम खुद ही एक केस शुरू कर रहे हैं, और एक नया केस शुरू होने जा रहा है जिसने उत्तराखंड में हलचल मचा दी है, हड़कंप मचा दिया है कि हालात क्या है। अब सुनिए यहां क्या कहा जा रहा है, उत्तराखंड से ही खबर है। सोशल मीडिया का बहुत 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 आदर करती हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में जितने भी न्याय मुझे मिले हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिले हैं, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ही मुझे मिले हैं। और मैं कोई अपराधी नहीं हूँ कि मैं भाग जाऊंगी या मैं छुप जाऊंगी और मैं कह दूंगी जी मेरे पास तो सबूत ही नहीं है, इसलिए मैं इसलिए लाइव आई हूँ। तो उस रात सुरेश राठौर ने ये बोला कि वो गट्टू जिसे तो अपना भाई कहती है, वो गट्टू जा रहा था उस रात, जिसे तो राखी बोलती है, राखी वाला भाई बोलती है, दुष्यंत कुमार गौतम, वो जा रहा था उस रात। सुबह उठ के वो गंगा स्नान करके वो फोटो डालता है सोशल मीडिया पे, वो जा रहा था उस रात। फिर आरती गौड़ ने, क्योंकि आरती गौड़ के पास वीडियो ऑडियो है दुष्यंत कुमार गौतम की, क्योंकि आरती गौड़ भी कहीं ना कहीं सेक्स रैकेट में शामिल है, वो लड़कियां सप्लाई करती है, क्योंकि सुरेश राठौर ने उसको फ्लैट दे रखा है इसी काम के लिए। तो वो सारी चीजें, वो रिकॉर्डिंग, उसमें बहुत गणमान्य लोगों के नाम है, हम सबके नाम नहीं। खबर क्या है, पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर की पत्नी है, उनका वीडियो सामने आया। उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आ गया। वीडियो में महिला अंकिता भंडारी मर्डर केस, जो वाकई बड़ा सवालिया निशान खड़े करने वाला था, और आज तक सोचिए इनमें से किसी के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई, एक शिकन तक। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं का जिक्र करते हुए कथित वीवीआईपी गट्टू का नाम ले रही हैं, जिसके इशारे पर हत्या किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। अब इसका कोई जवाब है? हाँ नहीं, महिला जो आरोप लगाए वही उस ना फंस जाए कहीं, क्योंकि इनके साथ तो यही है, हमारे वालों को मत फंसाओ। अब आपको लेकर चलता अरुणाचल प्रदेश। यहाँ में कॉलोनी का नाम हम लोग देगा, बाहर का इंसानों का हिसाब से यहाँ में कोई कॉलोनी का नाम नहीं होगा। पुलिस यहाँ पर पड़ती है, ये गौरी मित्र ज्यादा पड़ती है, कंप्लेन करके आधा होने के लिए। तो खबर क्या है, अरुणाचल प्रदेश में गुंडागर्दी। अरुणाचल प्रदेश इंडिजीनियस यूथ ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले एक व्यक्ति लगातार मस्जिद को निशाना बना रहा है और मस्जिद के सामने पोर्क बेचने को सही ठहरा रहा है। एक सीधा सवाल, अगर यही औरत किसी मंदिर के सामने पोर्क बेचे तो क्या हिंदू समुदाय इसे स्वीकार करेगा? धार्मिक स्थलों के सामने जानबूझकर उकसावे वाली गतिविधियां आजादी नहीं बल्कि समाज में टकराव पैदा करने की कोशिश है, और यह आदमी लंबे समय से ऐसा कर रहा है। लेकिन खास बात यह है, कार्रवाई के नाम पर शून्य है। और दीदी का बयान आया है नवनीत राणा का, अगर वो 19 बच्चे पैदा करते हैं तो मैं 4 करने चाहिए। समझ रहे हैं आप कितने? अगर वो 19 बच्चे कौन पैदा कर रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि हिंदुओं से कहा जा रहा है कि आप भी 4 बच्चे पैदा करिए। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा ने हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी।
उन्होंने कहा कि अगर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनी तो मैं 1 लाख राम नाम की ईंटें लेकर जाऊंगी। साथ ही उन्होंने कहा, एक मौलाना बोलता है कि मुझे 4 बीवियां 19 बच्चे चाहिए। मैं हर हिंदू का आह्वान करूंगी, अगर वो 19 करते हैं तो हमें तो कम से कम 4 करने चाहिए, 4 बच्चे। चलो, जैसी श्रद्धा। नमस्कार।